तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जेट इंजनों की जानी मानी गूंज 4 मई 2025 को अचानक बंद हो गई। जो दिन आमतौर पर उड़ानों के आने जाने का होता, वह केओस और अलार्म में बदल गया। टारमेक पर साइरन्स बजने लगे, क्योंकि सैकड़ों मील दूर से दागी गई एक मिसाइल ने अपना निशाना ढूंढ लिया था। यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि इजरायल के दुनिया से जुड़ने वाले मुख्य गेटवे को निशाना बनाने वाला एक सोचा समझा हमला था। इस घटना से सिर्फ इजरायल में ही नहीं, बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में शॉकवेव्स फैल गए, जिससे एयरपोर्ट सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी और मॉडर्न मिडिल ईस्ट की बढ़ती टेंशन के बारे में जरूरी सवाल उठने लगे। यह हमला एक साफ, तेज रिमाइंडर था कि जो कॉन्फ्लिक्ट कभी खास सीमाओं तक ही सीमित थे, अब उनकी पहुंच ग्लोबल स्तर पर आम जीवन को भी डिस्टर्ब कर सकती है। हमले के तुरंत बाद का माहौल कंट्रोल्ड पैनिक जैसा था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज डैमेज का पता लगाने, कैजुअल्टीज की गिनती करने और पेरीमीटर को सिक्योर करने में लग गए। एयरपोर्ट के एक हिस्से से धुआं उठता देखा जा सकता था, जो हमले के इंपैक्ट का विजुअल प्रूफ था। हालांकि इजरायल के सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि आयरन डोम की सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, लेकिन इस घटना ने एक पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी या शायद दुश्मनों के पक्के डिटर्मिनेशन को उजागर किया। मैसेज साफ और चौंका देने वाला था, कोई भी जगह पूरी तरह सेफ नहीं है। बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे बड़े सिविलियन हब पर हमला एक बड़ी एस्केलेशन को दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट को मिलिट्री टारगेट से हटाकर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ले आता है जो किसी देश की इकोनॉमी और दुनिया से उसके कनेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। वहां मौजूद हजारों पैसेंजर्स और एयरपोर्ट स्टाफ के लिए यह एक्सपीरियंस टेरिफाइंग था। साइरन्स का अचानक बजना, उसके बाद दूर से सुनाई देने वाली लेकिन साफ साफ पहचान में आने वाली एक्सप्लोजन की आवाज ने टर्मिनल्स को हाई अलर्ट पर ला दिया। लोग कवर लेने लगे, उनके हॉलिडे प्लान्स या बिजनेस ट्रिप्स तुरंत भुला दिए गए और उनकी जगह अपनी सुरक्षा के लिए एक प्राइमल फियर ने ले ली। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे निशाना बनाने की यह टैक्टिक डर फैलाने और नॉर्मलसी को डिस्टर्ब करने के लिए बनाई गई है, जिसका मकसद किसी सरकार और उसकी आबादी पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना है। ऐसी घटना के साइकोलॉजिकल स्कार्स अक्सर फिजिकल डैमेज से कहीं ज्यादा देर तक रहते हैं, जिससे उन आम नागरिकों में इनसिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी की भावना बनी रहती है जो बस गलत समय पर गलत जगह पर थे। यह घटना अचानक नहीं हुई, यह रीजनल एनिमोसिटी की एक लंबी और कॉम्प्लेक्स कहानी का एक चैप्टर है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला उस सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट का सीधा नतीजा है, जिसने इजरायल को दुश्मनों के एक नेटवर्क के खिलाफ खड़ा कर दिया है, जिसमें ईरान को अक्सर शैडोज से घटनाओं को ऑर्केस्ट्रेट करने वाला सेंट्रल प्लेयर माना जाता है। टारगेट का चुनाव, एक बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंबॉलिक था, जिसका मकसद कैपेबिलिटी और ऑडेसिटी का एक नया स्तर दिखाना था। यह एक लंबे समय से चल रहे शैडो वॉर में एक खतरनाक नए फेज का संकेत देता है, जहां फ्रंट लाइंस इंक्रीजिंगली ब्लर्ड हो रही हैं और एक डायरेक्ट ऑल आउट कॉन्फ्रंटेशन का खतरा हर प्रोवोकेटिव एक्ट के साथ बढ़ रहा है, जिससे पूरा रीजन वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट के अबिस के करीब आ रहा है। इस साहसी हमले की जिम्मेदारी यमन के हाउथी रेबल्स ने तुरंत ले ली। यह ग्रुप, जिसे ऑफिशियली अंसर अल्लाह के नाम से जाना जाता है, यमन में सालों से एक लंबी सिविल वॉर में उलझा हुआ है, लेकिन इसने अपनी ताकत अपनी सीमाओं से बहुत आगे तक बढ़ा दी है। एक सोफिस्टिकेटेड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शायद एक हाइपरसोनिक वेरिएंट का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज में एक चौंकाने वाली छलांग दिखाई। यह कोई क्रूड मेकशिफ्ट रॉकेट नहीं था, बल्कि एक ऐसा हथियार था जो बहुत दूर तक प्रिसिजन के साथ ट्रैवल कर सकता था। हाउथीज ने कहा कि यह हमला इजरायल की रीजन में आक्रामकता के बदले में और पैलेस्टीनियन कॉज के साथ सॉलिडारिटी के रूप में किया गया था। एक नैरेटिव जिसका वे इजरायल और वेस्टर्न इंटरेस्ट्स के खिलाफ अपने बढ़ते मिलिट्री ऑपरेशंस को जस्टिफाई करने के लिए लगातार इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसी सोफिस्टिकेटेड स्ट्राइक करने की हुथिस की क्षमता उनके सपोर्ट नेटवर्क के बारे में गंभीर सवाल उठाती है। यह इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स द्वारा वाइडली अंडरस्टूड और डॉक्यूमेंटेड है कि ईरान हुथी मूवमेंट को सिग्निफिकेंट बैकिंग देता है। यह सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल या पॉलिटिकल नहीं है, यह एडवांस्ड वेपनरी, टेक्निकल एक्सपर्टीज और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस तक फैला हुआ है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुए हमले जैसे हमलों में इस्तेमाल की गई मिसाइलों को आयरानियन डिजाइन का या आयरानियन असिस्टेंस से निर्मित माना जाता है। इसलिए इस हमले को ईरान की प्रॉक्सी फोर्सेस का इस्तेमाल करके अपने क्षेत्रीय विरोधियों,
खासकर इजराइल और सऊदी अरेबिया को चुनौती देने की लंबी रणनीति का एक विस्तार माना जा सकता है, बिना किसी सीधी स्टेट ऑन स्टेट वॉरफेयर में शामिल हुए, जो एक विनाशकारी प्रतिक्रिया को भड़का सकती है। हमले का समय और लक्ष्य डिसरप्शन को अधिकतम करने और एक पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज भेजने के लिए रणनीतिक रूप से चुना गया था। एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला करके हाउथिस और उनके ईरानियन बैकर्स का मकसद इजराइल की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना, ट्रैवल और इन्वेस्टमेंट के लिए एक सिक्योर डेस्टिनेशन के रूप में उसकी इमेज को खराब करना और जनता में चिंता पैदा करना था। यह एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का एक रूप है, जहां एक नॉन स्टेट एक्टर एक पावरफुल स्टेट को बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि उसके सॉफ्ट अंडरबेली, उसके सिविलियन और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके चुनौती देता है। यह रणनीति इजराइल को रक्षा पर बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च करने पर मजबूर करती है और सतर्कता की एक कांस्टेंट स्टेट पैदा करती है, जिससे एक सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, जो किसी एक मिसाइल के तत्काल फिजिकल डैमेज से कहीं ज्यादा होता है। अल्टीमेटली मकसद मिडिल ईस्ट में प्रभुत्व के लिए व्यापक जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल में गहराई से निहित है। ईरान के लिए हाउथिस जैसे प्रॉक्सीज को सशक्त बनाना उसे इजराइल के चारों ओर आग का एक घेरा बनाने की अनुमति देता है, जो लेबनान और सीरिया से येमेन तक फैला हुआ है। यह एक डिटेरेंट और प्रभाव फैलाने का एक साधन दोनों के रूप में कार्य करता है। हाउथिस के लिए ये हाई प्रोफाइल अटैक्स एक स्थानीय रेबल ग्रुप से एक सिग्निफिकेंट रीजनल प्लेयर के रूप में उनकी स्थिति को बढ़ाते हैं, येमेन में उनकी निगोशिएटिंग पोजीशन को मजबूत करते हैं और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के एक प्रमुख सदस्य के रूप में उनकी साख को मजबूत करते हैं। टेल अवीव पर हमला इसलिए लोकल एम्बिशंस और रीजनल पावर पॉलिटिक्स के एक कॉम्प्लेक्स वेब द्वारा संचालित आक्रामकता का एक बहुआयामी कार्य था। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का सबसे सीधा और टैंजिबल नतीजा इंटरनेशनल एयर ट्रैवल में बहुत बड़ी रुकावट थी। हमले के कुछ ही घंटों के अंदर फ्लाइट्स रद्द होने और डाइवर्ट होने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि ग्लोबल एयरलाइंस ने अपने यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा और डेल्टा एयरलाइंस समेत प्रमुख कैरियर्स ने तुरंत टेल अवीव से आने जाने वाली अपनी सेवाओं को सस्पेंड करने का ऐलान किया, पेंडिंग अ थॉरो सिक्योरिटी असेसमेंट। इससे ग्लोबल एविएशन नेटवर्क में एक रिपल इफेक्ट पैदा हुआ, क्योंकि इंटरकनेक्टेड फ्लाइट स्केड्यूल्स केओस में बदल गए, जिससे हजारों यात्री सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि लंदन से न्यूयॉर्क तक दुनिया भर के एयरपोर्ट्स में फंसे रह गए। एक खास तौर पर ड्रामेटिक उदाहरण एयर इंडिया की फ्लाइट AI-139 का था, जो हमले के समय दिल्ली से टेल अवीव जा रही थी। अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर सीधा हमला होने के कारण पायलट्स के पास इमरजेंसी डाइवर्जन करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। लगभग 300 यात्रियों को ले जा रहा विमान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आबू धाबी की ओर मोड़ दिया गया, एक ऐसा देश जिसने इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर लिए हैं, लेकिन अब अनजाने में खुद को क्रॉस फायर में फंसा पाया। यह अकेली घटना हमले के दूरगामी प्रभाव को दर्शाती है। यह दिखाती है कि कैसे एक लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट के तुरंत इंटरनेशनल रिपरकशंस हो सकते हैं, जिससे यात्रियों को एक अप्रत्याशित और तनावपूर्ण ऑर्डियल से गुजरना पड़ता है और स्थिति को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक और लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। एयरलाइंस और एविएशन अथॉरिटीज की प्रतिक्रिया सुरक्षा खतरों के सामने इंडस्ट्री को नियंत्रित करने वाले एक्सट्रीम रिस्क अवर्जन को उजागर करती है। फ्लाइट्स को सस्पेंड करने का फैसला कभी हल्के में नहीं लिया जाता, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस और लॉजिस्टिकल नाइटमेयर्स शामिल होते हैं। हालांकि अतीत की त्रासदियों की याद, जैसे कि यूक्रेन के ऊपर मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 17 का गिरना, ने एक नॉन निगोशिएबल सेफ्टी फर्स्ट प्रोटोकॉल स्थापित किया है। इंश्योरर्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एक डेजिग्नेटेड कॉन्फ्लिक्ट जोन में ऑपरेट करने के लिए प्रीमियम्स प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव हो सकते हैं, जिससे एयरलाइंस के लिए सेवाओं को जारी रखना कमर्शियली अनवायबल हो जाता है। क्षेत्र के ऊपर का एयर स्पेस का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया, जिसमें कई एयरलाइंस ने किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए लंबे, अधिक घुमावदार मार्ग लेना चुना। यात्रियों के लिए यह अनुभव कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी का था। बहुत से लोग लिम्बो में फंसे रह गए, अनिश्चित थे कि वे कब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे या घर लौट पाएंगे। परिवार अलग हो गए, बिजनेस मीटिंग्स छूट गईं और छुट्टियां बर्बाद हो गईं। इस घटना ने एक शक्तिशाली रिमाइंडर के रूप में काम किया
कि हमारी दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड हो गई है और इसकी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जियोपॉलिटिकल शॉक्स के प्रति कितनी वल्नरेबल है। एक अकेले एयरपोर्ट पर हमले ने सिर्फ एक रनवे को बंद नहीं किया, इसने ग्लोबल मोबिलिटी की एक महत्वपूर्ण धमनी को काट दिया, यह दिखाते हुए कि 21वीं सदी में कॉन्फ्लिक्ट के शॉकवेव्स एक पैसेंजर जेट की गति से ट्रैवल कर सकते हैं, जो हिंसा के एपिसेंटर से हजारों मील दूर के लोगों को प्रभावित करते हैं। तेल अवीव पर हमले को समझने के लिए किसी को तत्काल घटना से परे देखना होगा और इजराइल, ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज, मुख्य रूप से हूती विद्रोहियों के बीच जटिल और शत्रुतापूर्ण संबंध की जांच करनी होगी। दशकों से इजराइल और ईरान तथाकथित शैडो वॉर में बंद हैं, एक गुप्त संघर्ष जो जासूसी, साइबर हमलों, लक्षित हत्याओं और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रॉक्सी फोर्सेस के माध्यम से लड़ा जाता है। ईरान इजराइल की सैन्य शक्ति का सीधे सामना करने में असमर्थ या अनिच्छुक ने पूरे मध्य पूर्व में संबद्ध समूहों का एक नेटवर्क तैयार किया है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया और इराक में विभिन्न मिलिशिया और तेजी से यमन में हूती शामिल है। ये समूह ईरान को इजराइल पर कई मोर्चों से दबाव डालने की अनुमति देते हैं, बिना हमलों पर अपनी सीधी छाप छोड़े। इस डायनामिक में हूतियों की भूमिका तेजी से बढ़ी है। शुरुआत में यमन के भीतर संघर्ष पर केंद्रित एक घरेलू विद्रोही समूह, वे ईरान की मदद से एक दुर्जय क्षेत्रीय शक्ति में विकसित हुए हैं। उन्हें उन्नत मिसाइल और ड्रोन तकनीक प्रदान करके ईरान ने प्रभावी रूप से अपनी रणनीतिक पहुंच को लाल सागर और अदन की खाड़ी तक बढ़ा दिया है, जिससे प्रमुख शिपिंग लेन और जैसा कि यह हमला दिखाता है, इजराइल को खतरा है। यमन में अपने गढ़ से हूती ऐसे हमले शुरू कर सकते हैं जिन्हें ईरान के लिए सीधे अंजाम देना मुश्किल होगा। यह तेहरान को प्लॉजिबल डिनायबिलिटी प्रदान करता है, जिससे वह जिम्मेदारी से इनकार कर सकता है, जबकि इजराइल को लगातार खतरे में रखने और अपने प्रभाव की पहुंच को प्रदर्शित करने के अपने रणनीतिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। इजराइल अपनी ओर से ईरान को लंबे समय से अपना प्रमुख एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता रहा है, मुख्य रूप से तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और उसके शत्रुतापूर्ण बयानबाजी के कारण। इजराइल की रणनीति प्रोएक्टिव डिफेंस और डिसरप्शन की रही है, जिसे अक्सर युद्धों के बीच का युद्ध कहा जाता है। इसमें सीरिया जैसे देशों में ईरानी लक्ष्यों और प्रॉक्सी फोर्सेस के खिलाफ हमले करना शामिल है, ताकि उन्नत हथियारों के हस्तांतरण और इसकी सीमाओं के करीब ईरानी सैन्य ठिकानों की स्थापना को रोका जा सके। जून 2025 में नटांज और इस्फहान में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हाल के मिसाइल हमले इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया, इस रणनीति का एक प्रमुख उदाहरण है। ये कार्य और प्रतिक्रियाएं एस्केलेशन का एक खतरनाक चक्र बनाती हैं, जहां प्रत्येक पक्ष दूसरे के चालों का जवाब देने के लिए मजबूर महसूस करता है, जिससे क्षेत्र एक पूर्ण युद्ध के करीब धकेला जाता है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला इस शैडो वॉर के भीतर एक महत्वपूर्ण एस्केलेशन है, क्योंकि यह संघर्ष को इजरायली नागरिक जीवन में अत्यधिक दृश्यमान तरीके से सीधे लाता है। यह पड़ोसी देशों में सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाने से इजराइल के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के दिल पर हमला करने की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। हूती ईरान गठबंधन द्वारा यह कदम इजराइल की सैन्य और खुफिया प्रभुत्व के लिए एक साहसी चुनौती है। यह इजराइल को एक कठिन रणनीतिक दुविधा में डालता है। एक प्रॉक्सी समूह द्वारा हमले का जवाब कैसे दिया जाए, बिना अपने राज्य प्रायोजक ईरान के साथ सीधे और संभावित रूप से विनाशकारी युद्ध को ट्रिगर किए। शत्रुता का यह जटिल त्रिकोण सुनिश्चित करता है कि क्षेत्र एक टिंडर बॉक्स बना रहे, जहां एक अकेली चिंगारी एक बहुत बड़े संघर्ष को प्रज्वलित कर सकती है। तेल अवीव पर मिसाइल हमले ने तुरंत ग्लोबल पावर्स की कड़ी प्रतिक्रियाएं आकर्षित की, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने एक केंद्रीय और अनुमानित भूमिका निभाई। वॉशिंगटन, इजराइल का सबसे मजबूत एलाई, हमले की सबसे कड़े शब्दों में निंदा करने में तेज था। इजरायली सिक्योरिटी के प्रति अपनी आयरन क्लैड कमिटमेंट को फिर से दोहराया। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने इस घटना को एक विद्रोही समूह द्वारा एक आइसोलेटेड एक्ट के रूप में नहीं, बल्कि इरानियन अग्रेशन के एक स्पष्ट मैनिफेस्टेशन के रूप में देखा। तेहरान को हूथिस को हथियार देने और निर्देशित करने के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया। यह रुख क्षेत्र में इरानियन इन्फ्लुएंस को रोकने के उद्देश्य से लॉन्ग स्टैंडिंग यूएस पॉलिसी के अनुरूप है। पर्दे के पीछे यूएस डिप्लोमेसी शायद ओवरड्राइव में चली गई। एलाइज और एडवर्सरीज दोनों के साथ संवाद कर रही थी ताकि एक और
अनियंत्रित एस्केलेशन को रोका जा सके जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन इंटरेस्ट्स और पर्सनल को खतरे में डाल सकती थी। ईरान की प्रतिक्रिया डिफायंस और डिनायल का एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया मिश्रण था, जबकि आधिकारिक तौर पर हाउथी ऑपरेशन के स्पेसिफिक्स से खुद को दूर रखते हुए ईरानियन लीडर्स ने इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने ईरानियन सोइल पर किसी भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के खिलाफ चेतावनी दी, ऐसी किसी भी आक्रामकता का एक विनाशकारी और निर्णायक जवाब देने का वादा किया। यह रेटरिक ईरान की स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी का हिस्सा है, जहां वह अपने प्रॉक्सीज के कार्यों का समर्थन करता है जबकि सीधे प्रवेश से बचता है, जिससे उसके खिलाफ किसी भी इंटरनेशनल लीगल या मिलिट्री केस को जटिल बनाता है। खुद को अमेरिकन और इजरायली प्रेशर के खिलाफ खड़े एक डिफायंट पावर के रूप में स्थापित करके ईरानियन रेजिम अपने घर पर और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के नेटवर्क के भीतर हार्डलाइनर्स के बीच अपने समर्थन को भी मजबूत करता है। एंटी वेस्टर्न रेजिस्टेंस के नेता के रूप में अपनी छवि को मजबूत करता है। क्षेत्र के अन्य देशों के लिए, खासकर गल्फ अरब स्टेट्स के लिए, यह हमला प्रोफाउंड कंसर्न का एक स्रोत था। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे राष्ट्र, जिन्हें अतीत में हूथी मिसाइल्स द्वारा खुद निशाना बनाया गया है, ने डर के साथ घटनाओं को देखा। जबकि वे ईरान के प्रतिद्वंद्वी हैं, वे भौगोलिक रूप से भी वल्नरेबल हैं और हाल के वर्षों में तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच एक पूर्ण युद्ध पूरे गल्फ के लिए विनाशकारी होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता, तेल निर्यात और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। यह घटना इसलिए उन्हें एक प्रिकेरियस पोजीशन में रखती है। वेस्ट के साथ अपनी सुरक्षा साझेदारी और एक विनाशकारी क्षेत्रीय संघर्ष में घसीटे जाने से बचने की उनकी इच्छा के बीच फंस गई है, जो दशकों की आर्थिक प्रगति को खत्म कर देगा। यूरोपियन नेशंस और यूनाइटेड नेशंस सहित व्यापक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सभी पक्षों से तत्काल डी-एस्केलेशन और संयम का आह्वान किया। एक व्यापक डर है कि हमले और जवाबी हमले का चक्र नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिससे विनाशकारी मानवीय और आर्थिक परिणामों के साथ एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध हो सकता है। एक सिविलियन एयरपोर्ट पर हमला इंटरनेशनल लॉ का स्पष्ट उल्लंघन है और यह अंतर्राष्ट्रीय निकायों पर प्रतिक्रिया देने का दबाव डालता है। हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भीतर गहरी विभाजन अक्सर ऐसी स्थितियों में इसे अप्रभावी बना देते हैं। दुनिया चिंता से देख रही है, उम्मीद कर रही है कि डिप्लोमेसी युद्ध की धुन पर हावी हो सकती है, लेकिन इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि स्थिति चाकू की धार पर संतुलित है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हूती मिसाइल हमले ने मिडिल ईस्ट के भूराजनीतिक परिदृश्य में एक खतरनाक नया मील का पत्थर दर्ज किया है। इसने इस भ्रम को तोड़ दिया है कि ईरान इजरायल संघर्ष छाया में ही रह सकता है या केवल सीरिया जैसे तीसरे देशों के क्षेत्र में लड़ा जा सकता है। इजरायल के भीतर प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की ईरानी प्रॉक्सी की इच्छा दुस्साहस और क्षमता के एक नए स्तर को दर्शाती है। यह इजरायल को मुश्किल विकल्पों की एक श्रृंखला के साथ छोड़ देता है, जिनमें से कोई भी आकर्षक नहीं है। यमन में हूतियों के खिलाफ एक बड़ा प्रतिशोध तार्किक रूप से जटिल है और भविष्य के हमलों को नहीं रोक सकता है, जबकि ईरान के खिलाफ एक सीधा हमला पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध को जन्म दे सकता है, जिससे हर कोई डरता है। इजरायल के लिए चुनौती बिना किसी अनियंत्रित वृद्धि को ट्रिगर किए डिटरेंस को बहाल करना है। आगे देखते हुए इजरायल ईरानी संबंधों का प्रक्षेप वक्र अधिक प्रत्यक्ष और खुले टकराव की ओर बढ़ रहा है। युद्धों के बीच का युद्ध अब एक गुप्त मामला नहीं रहा, बल्कि बल का एक सार्वजनिक तमाशा बन गया है। यह प्रवृत्ति अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह गलत अनुमान के लिए दहलीज को कम करती है और हर चाल और जवाबी चाल के साथ दांव बढ़ाती है। ईरान के लिए हवाई अड्डे के हमले की सफलता उसे अपने प्रॉक्सी के माध्यम से और अधिक हाई प्रोफाइल हमलों को अधिकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, यह मानते हुए कि उसने सीमित प्रत्यक्ष जोखिम के साथ इजरायल पर महत्वपूर्ण दर्द पहुंचाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। यह एक अस्थिर फीडबैक लूप बनाता है, जहां प्रत्येक पक्ष अपनी ताकत दिखाने के लिए मजबूर महसूस करता है, जिससे एक राजनयिक ऑफ रैंप खोजना तेजी से मुश्किल हो जाता है। क्षेत्र के लिए मुख्य सवाल यह है कि क्या बहुत देर होने से पहले डी-एस्केलेशन के लिए एक ढांचा स्थापित किया जा सकता है। इसमें भारी राजनयिक प्रयास की आवश्यकता होगी, जिसमें संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय शक्तियां
और शायद यहां तक कि खाड़ी राज्यों जैसे क्षेत्रीय अभिनेता भी शामिल होंगे, जिन्हें एक व्यापक युद्ध से सबसे अधिक नुकसान होगा। ध्यान हमलों के बाद के प्रबंधन से हटकर उन्हें पहली जगह में रोकने पर केंद्रित होना चाहिए। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना शामिल है, जिसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रॉक्सी का उसका उपयोग शामिल है। हालांकि विश्वास बिल्कुल कम होने और शत्रुतापूर्ण बयानबाजी अब तक के उच्चतम स्तर पर होने के कारण तत्काल भविष्य में सार्थक संवाद की संभावनाएं कम दिखती हैं। अल्टीमेटली तेल अवीव के हवाई अड्डे पर हमला एक कड़ी चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यह सभी पक्षों को किनारे से पीछे हटने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और क्षेत्रीय नेताओं के लिए प्राथमिक ध्यान लाल रेखाओं की आपसी समझ के आधार पर डिटरेंस के कुछ रूप को फिर से स्थापित करने पर होना चाहिए, बजाय हिंसक प्रतिशोध के चक्र पर। विकल्प एक नाजुक, तनावपूर्ण स्थिरता और एक ऐसे युद्ध में उतरने के बीच है जिससे कोई आसान वापसी नहीं होगी, जिससे न केवल इजरायल और ईरान बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजारों और क्रॉसफायर में फंसे लाखों निर्दोष लोगों के जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे।